नॉर्थ ईस्ट का मामला हो और बांग्लादेश का मामला हो, तब एक इंसान जो इस वक्त भारत के साथ है और भारत के टॉप पोजीशन पे है, वो बहुत ज़्यादा मायने करता है। वैसे तो पूरे भारत के लिए ही वो बहुत मायने करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रख चुका है। इसलिए वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। कौन है वो हैं अजीत डोभाल। जिस वक्त शेख हसीना चली गई और शेख हसीना के जाने के बाद यूनुस आए, यूनुस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था भारत के साथ रिश्तों को ख़राब करने के लिए। लेकिन उस वक्त भारत ने बहुत संयम से काम लिया, जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के ऊपर तो हमला कर देना चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन भारत ने उस मौके का एक ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया था और अब पूरा खेल पलटते हुए दिख रहा है भारत की तरफ। बांग्लादेश के इंटेलिजेंस के चीफ भारत क्यों आ रहे हैं और ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस बीच अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास क्यों पहुँचे, भारत की प्लानिंग बेहद ख़ास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल को लिखा है साउद्दीन शोएब चौधरी ने और ये आर्टिकल 2 मार्च को पब्लिश हुआ है। इसमें यूनुस के समय में जो होम एडवाइज़र थे, यानी एक तरीके से होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स एडवाइज़र, ब्रिगेडियर जनरल एम शेखावत हुसैन, इन्होंने कहा कि देखिए, जिस समय छात्र आंदोलन हो रहे थे उस समय कुछ स्नाइपर्स भी इस्तेमाल किए गए थे और ये स्नाइपर्स बांग्लादेशी आर्मी के नहीं थे और न ही ये भारतीय थे। अगर भारतीय होते तो वीडियो में जब ये स्नाइपर्स निकल कर आने लगे थे तो यूनुस सरकार दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर दिखलाती, लेकिन यूनुस सरकार चुपचाप रह गई। ये स्नाइपर्स उनके थे जो चाहते थे कि यहाँ छात्रों के ऊपर जानबूझकर हिंसा हो और इसका ब्लेम हसीना के ऊपर जाए। एक बात तो तय था कि जो छात्र का आंदोलन हुआ था वो आंदोलन हाईजैक हो चुका था और इसमें बाहरी हाथ था, ये पूरी दुनिया उस समय चीख चीख कर कह रही थी। और उस समय पूरी कोशिश हुई भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने के लिए। यूनुस ने अपने कार्यकाल के दौरान भी 7 सिस्टर्स का नाम लिया, चिकन नेक कॉरिडोर का नाम लिया और जाते जाते भी यूनुस 7 सिस्टर्स का नाम लेते लेते गए। अब इसमें भारत ने क्या किया, भारत ने इस मौके का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। अभी हाल ही में 3 दिन के लिए यात्रा पर पहुंचे थे सीमांचल। ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी कि प्रवास है, गए वहां भाषण दिया चले आए। ये एक भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए खास मिशन था। यहाँ एक हाई लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोई भी सीमांचल वाला इलाका हो वहाँ सॉफ्ट रुख अपनाने के मूड में नहीं है। इन्होंने ये भी कह दिया देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई प्लान लॉन्च किया जा रहा है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी और किसी तरीके की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तकनीकी रूप से डिजिटल फेंसिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मुखबिरों का जाल, इसके अलावे घुसपैठियों को पहचान कर यहाँ से निकालने की भी बात अमित शाह ने की। अब भारत कितना चाक चौबंद हो गया है इस जगह पे, ये साफ साफ दिख रहा है। अब सीन है बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश में तारिक रहमान के आते ही सबसे पहले तो पाकिस्तान के सपोर्टर जो आर्मी के अफसर थे उनकी छुट्टी होनी शुरू हो गई और वकारुज्जमान के हाथ में कमांड पूरी तरीके से आने लगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। पाकिस्तानी समर्थक जो जनरल्स थे उनको धीरे धीरे पिछले 10 दिनों में ही फेरबदल कर दिया गया है और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आर्मी चीफ वकारुज्जमान से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, जिन पर पाकिस्तान से करीबी संबंध रखने के आरोप थे, उनको
पद से हटाकर नेशनल डिफेंस कॉलेज का कमांडेंट बना दिया गया है, यानी कि उनके पर कतर दिए गए हैं। पाकिस्तान के समर्थक अधिकारियों के पत्ते भी काटे गए और मोहम्मद यूनुस के करीबियों की भी छुट्टी करनी शुरू कर दी तारिक रहमान ने। अगर भारत की बात करें तो तारिक रहमान इस वक्त भारत की तरफ ते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा कारण भी है, अभी अगर आप जियोपॉलिटिकल मूव देखें तो जिस तरीके से ईरान अमेरिका की लड़ाई चल रही है, इस ईरान अमेरिका की लड़ाई के बीच में बांग्लादेश का एनर्जी सेक्टर बुरी तरीके से फंस गया है। अब बांग्लादेश को तेल कहाँ से मिले? तेल तो वैसे पूरी दुनिया के लिए समस्या है, लेकिन बांग्लादेश जिस रूट से तेल लेता है वो रूट भी बाधित हो रहा है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध में जा रहा है। अब युद्ध में जाने का मतलब ये हो गया कि तेल की क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगी और ये बांग्लादेश के लाइफलाइन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। अगर आप पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो भारत और चाइना के साथ क्या है, इन्होंने समय को भांप लिया और काफी लंबे समय से ये तेल खरीदे जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश काफी लंबे समय से अपने देश की डिप्लोमेटिक परेशानियों में फंसा रहा है। अब ये जो छोटे छोटे देश हैं, जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा और जितना तेल को लेकर समस्या खड़ी होगी, इन देशों के लिए उतनी ही मुश्किल खड़ी होगी। अब बहुत सारे सुर बदलते हुए भी दिख रहे हैं बांग्लादेश के होम मिनिस्टर। इन्होंने क्या कहा कि हम भारत के साथ चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते हों, भारत को बॉर्डर पर अब आक्रामक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम भारत के साथ एक सबल रिश्ते चाहते हैं। लेकिन तब चौंका दिया एक खबर ने कि आखिरकार क्यों भेज रहे हैं ये अपने टॉप के इंटेलिजेंस अफसर। ये तस्वीर देख रहे हैं, बांग्लादेश में तारिक रहमान ने बीएनपी सरकार बनते ही ढाका और नई दिल्ली के बीच में रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही बांग्लादेश की सेना में खास पदों पर बैठे यूनुस के अफसरों को जहां रास्ता दिखाया गया, तो वहीं इन बदलाव के बीच बांग्लादेश के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस के नए चीफ मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी नई दिल्ली पहुंचे। कहा जा रहा है कि मेजर जनरल चौधरी रविवार 1 मार्च को अपनी पत्नी के साथ इंडिगो की फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचे। बांग्लादेश के किसी बड़े आर्मी अफसर और देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख का हाल के सालों में ये पहला दौरा है। ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी अगले 2-3 दिन भारत में रहेंगे। वैसे तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आने की बात कही जा रही है। मेजर जनरल चौधरी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मेजर जनरल चौधरी को ब्रिगेडियर से प्रमोट करके देश के सैन्य इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ बनाया गया। उनके पहले DGFI डायरेक्टर रहे मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम को विदेश मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। तारिक रहमान सरकार ने सेना में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं और अब पूरा माहौल बांग्लादेश का बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैंने अजीत डोभाल का नाम क्यों लिया? अगर आप देखेंगे बांग्लादेश मामले में अजीत डोभाल बहुत एक्टिव रहे। अल्पसंख्यकों पर जब अत्याचार हो रहा था तब बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर भी खड़े दिख रहे थे अजीत डोभाल, जो एक संदेश था कि ये मामला बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ उस समय बांग्लादेश में जो NSA थे खलीलुर रहमान, उनके साथ कई बार इन्होंने बैठकें की भारत के अंदर ही और सुनिश्चित किया कि नई सरकार आए, यूनुस जाए और अब धीरे धीरे सामान्य हो रिश्ते। वैसे इस आपाधापी के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अवैध बना लिया गया। ये सबसे बड़ी बात और बढ़िया बात है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।